हम जीतते हैं तो भारत का झंडा लेकर वो पीठ पर चलते हैं, तो अभी आप फिलिस्तीन का झंडा लिए। शिक्षा का निजीकरण चल रहा है, शिक्षक बस्ती भी जलाना है, मातम भी मनाना वाला है, ब्राह्मणवाद और मनुवाद विचारधारा अपने दिमाग में रखता है। आपको नहीं लगता कि सावरकर ने कोई भी ऐसा काम किया जो देश हित में हो? कि लोगों को डर लग रहा था कि ये हार ना जाए। जो अखिल भारतीय वायलिन परिषद नाम का जो संगठन है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसको हम बॉयकॉट करते हैं। तान्या कुमारी जो कि वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी एबीवीपी की तरफ से, तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि क्या ऐसी चीज जो जिम्मेदार है एबीवीपी ढंग से ना परफॉर्मेंस कर पाने के कारण यहाँ? एबीवीपी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा है। आप देखेंगे कि लेफ्ट यूनाइटेड होने के बाद भी आप 200-150 वोट से जीत रहे हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखिए कितने सशक्त पैनल उतरे कि लोगों को डर लग रहा था कि कहीं ये हार ना जाए, और कहीं ना कहीं ये हार ही चुके हैं। अगर आप यूनाइटेड लड़ने के बाद भी आप 200 के मार्जिन से जीत रहे हो, तो इट्स नॉट अ बिग। लेकिन वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में शायद ज्यादा अंतर है। वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में इसीलिए ज्यादा अंतर है क्योंकि वहाँ पे लोग कम थे, वहाँ पे ऑप्शंस कम थे, इसीलिए। और लेकिन एक और प्रश्न उठ रहा है कि लोगों का ऐसा भी कहना है कि एबीवीपी के कैंडिडेट्स ने एबीवीपी को सीट वोट्स नहीं दिया, तो ऐसी इस तथ्य में कितनी वास्तविकता है? ये बिल्कुल गलत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता थे सबको पैनल वोट पड़ा है, अच्छे से वोट पड़ा है, और हमारे जितने भी सिंपैथाइजर थे, कार्डर्स थे, जो उनका वोट सबको पड़ा है। सब जैसे अभी यहाँ पर एक झड़प हो गई, उसमें आयशा का झंडा जो कि था, ये ऐसा विरोध कर रहे थे कि झंडा एबीवीपी वालों ने फाड़ दिया है, तो उसमें आपका क्या कहना है? इनका हमेशा बस्ती भी जलाना है, मातम भी मनाना वाला है, पहले इंस्टिगेट करना है, वायलेंस करना है, फिर ऐसा करना है कि खुद को विक्टिमाइज करना है। ये इनका हमेशा से रहा है, ये कोई नया चलते नहीं आ रहा है। आप हमेशा देखे होंगे न्यूज में भी और ऑन कैंपस भी। जब लोग जीतते हैं तो भारत का झंडा लेकर आते हैं या पीठ पर रखते हैं, तो अभी यहाँ पर जो फिलिस्तीन का झंडा, उससे आप क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं? भारत का और इंडिया का हमेशा से एक लेगेसी रहा है एंटी कॉलोनियल, एंटी इंपीरियलिस्ट। अभी इस वर्ल्ड में हम देख रहे हैं फिलिस्तीन की जनता एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल में है, उनके खिलाफ जेनोसाइड ट्रम्प ने सपोर्ट किया हुआ है, इजराइल सपोर्ट किया हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठेगा। फ्री पैलेस्टीन जैसे ये मेन स्लोगन आपका रहा है कि लाल सलाम, तो लाल सलाम से यही है कि जो किसान मजदूर बच्चे भी यहाँ पढ़ सके, पब्लिक एजुकेशन का जो मुद्दा है वो 268 रुपीज अगर हुआ है, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है और मैं पीएससी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी इस बार के चुनाव में। तो जैसे कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लेफ्ट से भी, तो लेफ्ट भी यहाँ पर कई घरों में बटा है, तो इसका रीजन क्या है? देखिए, लेफ्ट की थ्योरी, प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजी में डिफरेंसेस आते हैं, तो जब हम इन चीजों के साथ ग्राउंड पे काम करते हैं तो अलग अलग थॉट, अलग अलग मेथोडोलॉजी और स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम अलग होते हैं। जैसे कि हम अलग इसलिए हैं क्योंकि हम ट्रेड यूनियन और जो स्टूडेंट यूनियन होते हैं उनका चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसको हम बॉयकॉट करते हैं, और उसको हम तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक कि वो प्रोसेस जेएनयू के इलेक्शन की तरह डेमोक्रेटिक नहीं हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसी के अलावा अपॉर्चुनिज्म और रिविजनिज्म का जो दौर आज चल रहा है कि सिर्फ सत्ता पाना ही लेफ्ट का बुर्जुआ पॉलिटिक्स की तरफ एक बढ़ाव चढ़ा है, और हम लोग उस बढ़ाव को रिजेक्ट करते हैं और इसीलिए हम उनसे अलग हैं। आपको कहीं ये नहीं लग रहा कि आइडियोलॉजिकल, मतलब ये आदर्शवादी बातें हैं, ये प्रैक्टिकलिटी में नहीं हो सकती? जी, अगर आदर्शवादी बातें होती तो आज दो बाइनरी के बीच में हमें कॉमन स्टूडेंट का वोट नहीं मिलता। ये आदर्शवादी नहीं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं कि आज जब चुनाव में पिज्जा देके, दारू बेच के, पैसा देके, मटन खिला के लोग वोट ले रहे हैं, तब हम बात कर रहे हैं कि हम अपने काम पे, हम पे विचारों पे
मुद्दों पे वोट लेंगे और वो वोट हमें मिला है, इसका सबूत है। तो आदर्शवादी बात तो तब होगी ना जब वो रियल पे नहीं उतरेगी, जब वो आइडियलिस्टिक बात करेंगे। हम तो मटेरियलिस्टिक बात कर रहे हैं जिसको हम प्रूव कर रहे हैं। अभी झड़प भी हो गई थी लेफ्ट और एबीवीपी। एक्चुअली एबीवीपी का ये आदत है कि जब भी उसको लगता है कि वो सत्ता से पीछे जा रहा है तो वो बार बार अटैक करता है, और उसका अटैक करना उसके नेचर में है, उसकी आइडियोलॉजी में है। तो जेएनयू में तो इतना सीटें नहीं आता है, लेकिन डीयू में जैसे देखा कि 3 सीट का एबीवीपी निकला, तो उसका रीजन क्या है? पहली बात तो डीयू में जो चुनाव होते हैं वो जातिगत रीजनलिज्म के चलते चुनाव होते हैं कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एक पर्टिकुलर रीजन और जाति से दी जाते हैं। इसके अलावा पैसा और बाहुबल का पॉलिटिक्स वहाँ पे होता है, वहाँ पे ईवीएम पे चुनाव होता है या बैलेट पेपर पे चुनाव होता है। हमारा ईवीएम खुद बनाते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी है, और जेएनयू में आप एक हद से ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते इन चुनाव में। इसीलिए जेएनयू का चुनाव डेमोक्रेटिक है और इसीलिए हम स्टूडेंट इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। अभी हमें सुनील जी के पास, जो कि जनरल सेक्रेटरी पद के विजेता है। इस कैंपस में हमेशा जो लेफ्ट या प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन रही है वो छात्रों के मुद्दों की बात करती रही है, उनके स्ट्रगल उनके लिए हमेशा संघर्ष करती रही है, उनके मुद्दों के लिए। तो यही इसीलिए जो यहाँ तक जेएनयू का छात्र समुदाय है उन्होंने बार बार जो यहाँ का लेफ्ट यूनिटी पैनल है उस पर विश्वास जताया है, और इस बार भी उसी भरोसे के साथ हम सभी को चारों कोर्सों पर जिताकर भेजा है। तो जैसे जब हम जीतते हैं तो भारत का झंडा लेकर या पीठ पर चलते हैं, तो अभी आप फिलिस्तीन का झंडा लिए ऊपर गए थे, तो उससे क्या दिखाना चाहते हैं, क्या डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं? कि हम यहाँ से जब फिलिस्तीन का झंडा लेके चल रहे हैं तो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जो जेनोसाइड जो गाजा में फिलिस्तीन में चल रहा है इजराइल के द्वारा, वो बंद किया जाए। जब भारत आजाद हुआ था एक गुलाम देश के तौर पे जो ब्रिटिश का राज था, तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका ये सपना था कि अगर कोई भी गुलाम देश अगर अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा होगा तो भारत उसको बिना शर्त समर्थन देगा। उसी लेगेसी को फॉलो करते हुए जो फिलिस्तीन को अपना समर्थन देते हैं और यहाँ से बात की डिमांड रखते हैं कि जो जेनोसाइड गाजा में चल रहा है वो बंद होना चाहिए और भारत सरकार को उसकी दिशा में कदम उठाने चाहिए। तो एक पूरे चुनाव के दौरान आपका एक मुख्य स्लोगन था कि सावरकर के लोगों को, इससे आप क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, हमारे जो अपोनेंट है एबीवीपी, उनके जो आदर्श हैं वो सावरकर है। वही सावरकर जो मुस्लिमों के खिलाफ या महिलाओं के खिलाफ रेप को एज ए टूल यूज करने की कोशिश करते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं लगता कि सावरकर ने कोई भी ऐसा काम किया जो देश के हित में हो? हमें तो नहीं लगता कि कोई काम उन्होंने ऐसा किया है तो देश के हित में हो। चाहे वो आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने बस चाटुकारिता की है, अंग्रेजों की माफीनामे लिए हैं अंग्रेजों से, और आरएसएस का पूरी आरएसएस की लेगेसी रही है कि जब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो लड़ रहे थे अपनी आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए, जो आरएसएस के लोग थे वो चाटुकारिता कर रहे थे अंग्रेजों की। लाल सलाम से आप क्या समझते हैं? लाल सलाम नारा है उन सभी मेहनतकश लोगों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं अपने अन्याय के खिलाफ, दमन के खिलाफ। तो जब हम लाल सलाम बोलते हैं तो यहाँ से सॉलिडेरिटी देते हैं उन सभी मेहनतकश लोगों को, उन तमाम मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों को जो संघर्ष कर रहे हैं किसी न किसी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। अभी जैसे हमने देखा कि यहाँ पर झड़प भी हो गई थी और आयशा का झंडा फाड़ दिया गया था, उस पर क्या कहना है? कि इस कैंपस जो हमारे जेएनयू का कैंपस है डेमोक्रेटिक सेफ स्पेस के लिए जाना जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि पिछले कुछ समय से जो अखिल भारतीय वायलेंस परिषद नाम का जो संगठन है वो बार बार दहशतगर्दी करने की कोशिश करता है इस कैंपस में और आम छात्रों पर हमला करने की कोशिश करता है। उसी में आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने दोबारा से छात्रों पर हमला करने की कोशिश की, और इसी के खिलाफ जो जेएनयू का छात्र है उन्होंने अपना मैंडेट दिया है और जो लेफ्ट यूनिटी पैनल को मैंडेट के साथ चुनकर भेजा है। तो जैसा कि ज्यादातर सीटें तो यहाँ पर लेफ्ट ले गया है, लेकिन कुछ सीटों पर वापसा ने भी जीत हासिल की है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। हेलो, जय भीम भूल जहां टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम कोमल देवी है। मैं बापसा की तरफ से ट्रिपल काउंसिलर के लिए कंटेस्ट की थी। बापसा बिरसा फुले अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन जो कि यहाँ पे बहुजनों की बात करता है, उनके मुद्दे कैंपस में रखता है, और मैं कोमल देवी ट्रिपल काउंसिलर के यहाँ से जीती हूँ बापसा की तरफ से। तो जैसा आपने कहा कि बहुजनों की बात करती है आप, तो कहीं ना कहीं क्या एबीवीपी और जो लेफ्ट है वो फेल हो जाती है इस चीज में? देखिए, जो यहाँ पे जेएनयू में हम देखते हैं यहाँ पे दो धड़ा है, एक है लेफ्ट और एक है राइट।
और एबीवीपी जो है किस तरीके से जय श्री राम और जय भीम का नारा यूज करता है, जो कि बहुजनों की बिल्कुल बात नहीं करता है, ब्राह्मणवाद और मनुवाद विचारधारा अपने दिमाग में रखता है। और यहाँ पे लेफ्ट है जो दलितों, बहुजनों, मुसलमानों और सबकी बातें रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं, हमें सिर्फ टोकनिज्म की तरह यूज करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी जो उनका प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट है वो भी एक सवर्णा वुमेन है, जो कि मेरे दलित होने के एक्सपीरियंसेस के बारे में बोलेगी, और हमारी जो दलित महिला आइकन्स रही है उनको वो अपना पुरख बताती है, एक ब्राह्मण महिला। तो ये सारी चीजें क्या आती हैं, ये लेफ्ट और राइट दोनों का चेहरा दिखाती हैं कि वो दोनों सिर्फ हमें एज ए टोकनिज्म यूज करते हैं, हम अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी आवाज खुद रखना चाहते हैं, इसलिए बाप से कुछ स्टैंड करता है अपने बहुजन की आवाज के लिए। मेरा नाम गौरी है, मैं सोशियोलॉजी MA सेकेंड ईयर की छात्र हूँ और अभी SSS की काउंसलर बनी हूँ, SSS यानी कि स्कूल ऑफ सोशल साइंस। एक तो ये है कि मेरे पहले साथी रजत थे काउंसलर कलेक्टिव से ही, ये पहली बार था जब कलेक्टिव चुनाव लड़ा और रजत भी काफी हाई मार्जिन से जीता। जनरली कलेक्टिव का अप्रोच भी ये रहा है कि हम बस मतलब सीट शेयरिंग के बेसिस पे ये इलेक्शन नहीं लड़ते। एक्चुअली हमारा काम है कि लेफ्ट का एजेंडा पूरी तरीके से जो है ग्राउंड पे उठाया जाए। आज के टाइम पे जब लगातार फंड कट और फी हाइक अलग अलग पब्लिक यूनिवर्सिटीज पे हो रहा है और JNU में भी हम जिन मुद्दों से जूझते हैं, हमारे एकेडमिक मुद्दे हो या इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो, उसका नतीजा वो सब नतीजा है फंड कट का। तो ग्राउंड पे इसके खिलाफ कंक्रीटली एक एजेंडा उठाना कि क्यों हमारे डीन के ऑफिस में AC लग सकता है लेकिन हमारे क्लासरूम में फैन तक नहीं चल सकता है, क्यों हमारा प्रशासन जो है 40 लाख का खर्चा करता है स्टूडेंट्स और फैकल्टी के खिलाफ फाइन केस का वकालत में, लेकिन हमारा रेमिडियल क्लास हो या सेमिनार हो इन चीजों के लिए फंड नहीं है। ये सवाल एकदम ग्राउंड लेवल पे उठा के देश के नीतियों से जोड़ना, किस तरीके से पब्लिक एजुकेशन पूरी तरीके से अंडरफंड किया जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण चल रहा है, शिक्षा में पैसे ना डाल के प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को सब्सिडी दिया जा रहा है। आपने सुना होगा अदानी को 1 रुपए में जमीन मिला है। तो शायद इंसान जब पानी का वाटर कूलर नहीं चल रहा है तब वो ये ना सोच पाए कि अदानी को टैक्स पेयर का पैसा मिल रहा है, हमें हमारा टैक्स पेयर का पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा शिक्षा अंडर फंडेड है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये एजेंडा ग्राउंड पे सेट हो और JNU जिस चीज के लिए जाना जाता है कि हम पूरे देश के बारे में बात करते हैं, यही वो है। पंडाल अब पूरी तरह शांत है, 4 की चारों सीटें लेफ्ट के कब्जे में रहीं और ज्यादातर जो काउंसलर्स की सीटें थी जो अलग अलग स्कूल्स में होते हैं उस पर भी लेफ्ट का कब्जा